मेरे तमाम दोस्त मेरे गिर्द खड़े थे और मुझे बहुत हिचकिचाहट महसूस हो रही थी। मेरे चेहरे पर शर्म से सुर्खी बखर रही थी और मैं खुद को पुरतमाद जाहिर करने की कोशिश कर रहा था। मेरा बेहतरीन दोस्त साजिद कहने लगा, यार आज मेहंदी की रात है, कल से तो पराया हो जाएगा, फिर तो तुझे भाभी के सवा कुछ नजर नहीं आएगा। और इस बात पर बाकी दोस्त खिलखिलाकर हंस पड़े। वो सब मेरे कमरे और फर्नीचर को तरतीब दे रहे थे और साथ ही ऐसे मिजाहिया जुमले कह रहे थे कि मेरे पसीने छूट रहे थे। दोस्तों की ये महफिल जहां एक तरफ हंसी मुजा से भरपूर थी, वहीं मेरे दिल के अंदर एक अनोखा एहसास भी जाग रहा था। हर कोई अपनी तरफ से मुझे छेड़ने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं दे रहा था। साजिद, जो हमेशा से बहुत शरीर था, वो बार बार मुझे देखकर मुस्करा रहा था और ऐसे जुमले बोल रहा था जिन्हें सुनकर मेरे कानों की लुई सुर्ख हो रही थी। मैं दिल ही दिल में खुश भी था, लेकिन एक अजीब सी घबराहट ने मुझे घेर रखा था, जो इस उम्र में हर इस नौजवान को होती है जिसकी जिंदगी का नया सफर शुरू होने वाला होता है। मैंने हमेशा एक ऐसी जिंदगी के साथी का ख्वाब देखा था जो मेरे घर को जन्नत बना दे। दोस्त कमरे में फर्नीचर की तरतीब बदल रहे थे और मेरे दिल में मेरी जिंदगी की नई तरतीब बन रही थी। मेरे अरमानों की फहरिस्त बहुत लंबी थी, लेकिन मेरे अरमान बहुत ज्यादा और खूबसूरत थे। मैं चाहता था कि जब मैं दिन भर की थकन के बाद घर लौटूं तो एक मुस्कुराता हुआ चेहरा मेरा इस्तकबाल करे और उसकी एक मुस्कुराहट मेरे पूरे दिन की थकन मिटा दे। मैं अपनी ही सोचों में गुम था कि साजिद ने एक बार फिर जोर से कहकहा लगाया और कहने लगा, यार तुम कहाँ खो गए हो? अभी से भाभी के ख्यालात में गुम हो गए हो क्या? इस पर सब लड़के फिर से हंसने लगे। फिर जब दोस्तों ने कमरे की सफाई मुकम्मल करके सोफे पर बैठ गए तो मुझे थोड़ा सुकून मिला, क्योंकि हर चीज़ बिल्कुल वैसी ही हुई थी जैसी मेरी ख्वाहिश थी। एक एक करके सब दोस्त चले गए और मैं इस मखमली बिस्तर पर करवटें बदलता हुआ आने वाले वक्त का सोचते हुए नींद की वादियों में उतर गया। अगले दिन घर में बहुत शोर शराबा था। शादी की तैयारियां और हंगामा अपने उरूज पर था। जैसे ही मैंने शेरवानी पहनी और सेहरा सजाकर आईने के सामने खड़ा हुआ तो मुझे खुद पर यकीन नहीं आ रहा था कि मेरी जिंदगी का इतना बड़ा दिन आ चुका है। लड़कियां तो बड़ी शर्मीली होती हैं, वो तो शर्म के मारे नजर उठाकर भी नहीं देखती। अगर तुम भी उनकी तरह शर्माते रहोगे तो रात को कुछ नहीं होगा और दोनों बस खामोश बैठे रहोगे। फिर दूसरे दोस्त ने कहा, भाई साजिद बिल्कुल ठीक कह रहा है। शरीफ और अच्छे घराने की लड़कियां तो पहली रात खौफ और शर्म से कपकपाती रह जाती है, उनके मुंह से तो एक लफ्ज भी नहीं निकलता। इसलिए तुम ही कुछ हिम्मत करना और बातचीत शुरू कर देना ताकि वो तुम्हारे सामने पुरसुकून हो सके। अपने दोस्तों की ये बातें सुनकर मेरे ज़हन ने अपनी होने वाली दुल्हन का ऐसा ही तसव्वुर पुख्ता हो गया कि वो वाकई शर्म व हया का पैकर होगी और मुझे ही इसका खौफ दूर करने के लिए पहल करनी पड़ेगी। हम खूब धूमधाम से बारात ले निकले। पूरा महल्ला रोशनियों से नहाया हुआ था और गाड़ियों का एक तवील काफिला मेरे पीछे चल रहा था। मैं अपने वालिदैन का बड़ा बेटा था और जाहिर है कि ये हमारे पूरे घर की पहली शादी थी, इसलिए मेरी वालिदा और मेरी बहनों ने अपने दिल के सारे अरमान पूरे कर लिए थे। मैं दूल्हे के लिबास में कार की पिछली नशिस्त पर बैठा बाहर का नज़ारा कर रहा था और मेरे दिल के अंदर खुशी और घबराहट का एक अजीब सा तूफान बरपा था। लड़की वालों ने हमारा इस्तकबाल बहुत ही शानदार तरीके से किया। उनका ये अंदाज बता रहा था कि वो लोग कितने सलीकामंद और मुहज्जिब हैं। ये रिश्ता मेरी खाला ने तय करवाया था, जो हमारे खानदान में बहुत असर रखती थीं और सब उनकी बात को बहुत अहमियत देते थे। लड़की यानी शमीला मेरी खाला की सबसे पुरानी और करीबी दोस्त की बेटी थी और उन्होंने रिश्ता लाते वक्त हमारे घर में सबके सामने यही कहा था कि लड़की बहुत ही नेक और शरीफ है। इसकी तरबियत बहुत ही रिवायती माहौल में हुई है। वो पढ़ी लिखी होने के साथ साथ अमूर्न खानादारी में भी बेहद माहिर है और उसने अपने घर को बहुत अच्छे से संभाल रखा है। खाला का कहना था कि आज के दौर में ऐसी लड़कियां मिलना किस्मत की बात होती है जो अपने बड़ों का एहतराम करना जानती हो। फिर जब मेरी वालिदा खुद अपनी आंखों से इसे देखने के लिए उनके घर गईं तो उन्हें भी वो लड़की पहली ही नज़र में बहुत ज्यादा पसंद आई थी। वालिदा अक्सर मुझसे तन्हाई में कहती थीं, बेटा आजकल की लड़कियां तो बहुत ज्यादा मॉडर्न और बेशर्म हो गई है। उन्हें ना तो अपनी चादर का होश होता है और ना ही चार दीवारी के तकद्दुस का पता होता है। वो तो बड़ों के सामने खड़े होकर बहस करती है। उनके लिबास और अतवार में मशरिकी पिन का दौर दूर तक नामो निशान नहीं होता। लेकिन शमीला उन सब से बिल्कुल मुख्तलिफ है।
मुझे तो अपने घर के लिए एक ऐसी ही सीधी सादी और घरेलू बहू चाहिए थी जो हमारे रंग में रंग जाए। इसलिए मैंने बगैर किसी ताखीर के शमीला के नाम पर अपनी मेहर लगा दी और इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी। वालिदा की ये बात सुनकर मैं भी दिल ही दिल में बहुत ज्यादा खुश और मुतमईन हो गया था, क्योंकि मैंने खुद यूनिवर्सिटी में पूरे 4 साल गुजारे थे और मुझे अपनी आंखों से अच्छी तरह मालूम था कि आज कल की लड़कियों की हालत क्या हो रही थी। अक्सर मैंने लड़कियों को यूनिवर्सिटी की राहदारियों और कैफेटेरिया में बहुत ही बेबाक और आज़ाद देखा था। वो लड़कों के साथ बैठकर बगैर किसी जेजेका के ऊंची आवाज में हंसती थी, कहे लगाती थीं। उनका अंदाज ऐसा होता था जैसे उन्हें किसी का कोई डरा लिहाज ना हो। बस मैंने इसी वक्त ये अहद कर लिया था कि मैं कभी भी किसी ऐसी मॉडर्न और बेबाक लड़की को अपनी जिंदगी का हिस्सा नहीं बनाऊंगा जो बाहर की दुनिया में इतनी ज्यादा घुली मिली हो। मैं हमेशा यही चाहता था कि मेरी बीवी सिर्फ मेरी हो, इसका रूप, इसकी मोहब्बत, इसकी आवाज़ और उसकी हया पर सिर्फ मेरा हक हो और वो बाहर की इस आलूदगी से बिल्कुल पाक हो। इसलिए जब वालिदा ने मुझे शमीला के बारे में बताया कि वो बिल्कुल सीधी साधी और शर्मीली है तो मेरे दिल को एक बहुत बड़ा सुकून मिला। मुझे लगा मेरे ख्वाबों की ताबीर मुझे मिलने वाली है और मैं जिस पाकीज़ा रिश्ते का अरमान दिल में सजाए बैठा हूँ वो अब हकीकत बनने जा रहा है। मैं इसी इत्मीनान के साथ स्टेज पर बैठा हुआ था और बार बार हाल के इस रास्ते की तरफ देख रहा था जहां से मेरी दुल्हन को लाया जाना था। मेरी धड़कनें तेज हो रही थीं। मेरे जहन में दोस्तों की वो बातें भी घूम रही थीं कि शरीफ लड़कियां पहली रात कितनी डरी हुई होती हैं और मुझे ही सब कुछ संभालना होगा। मैं अपने दिल में शमीला के लिए मोहब्बत और तहफ़्फ़ुज़ के हज़ारों जज्बात लिए इसके आने का इंतज़ार कर रहा था। थोड़ी देर में शमीला की बहनें इसे अपने साथ ले आईं। हाल में एकदम खामोशी छा गई और सबकी नज़रें इसी रास्ते पर जिम गईं जहां से दुल्हन की एंट्री हुई थी। शमीला ने बहुत ही भारी और खूबसूरत सुर्ख रंग का अरूसी लिबास पहन रखा था और उसने अपने चेहरे को घूंघट से पूरी तरह छुपा रखा था। वो कदम कदम चलती हुई स्टेज की तरफ बढ़ रही थी और दूर से देखने पर वो वाकई बहुत शर्माई और घबराई हुई लग रही थी। इसके चलने के अंदाज से और उसकी झुकी हुई गर्दन से साफ जाहिर हो रहा था कि वो एक इंतहाई रिवायती और शर्मीली लड़की है जो इतने सारे लोगों के सामने शदीद घबराहट का शिकार है। इसकी कजिन और बहनें इसे संभालते हुए आहिस्ता आहिस्ता स्टेज पर ले आईं और फिर इसे मेरे बराबर बिठा दिया गया। जैसे ही वो मेरे साथ बैठी मेरे दिल की धड़कन एकदम से तेज हो गई। इसके लिबास से उठने वाली हल्की हल्की इत्र की खुशबू ने मेरे पूरे वजूद को अपनी लपेट में ले लिया। मैंने चोरी नजरों से इसकी तरफ देखा लेकिन इसका चेहरा घूंघट में छुपा हुआ था। निकाह की रस्म कुछ देर पहले ही हाल के एक अलग हिस्से में अदा हो चुकी थी, इसलिए हम दोनों अब शरई तौर पर एक दूसरे के हो चुके थे और अब सिर्फ रुखसती का इंतजार था। थोड़ी देर मजीद रसूमात के बाद रुखसती का ऐलान हुआ। घर पहुंचते ही खुशियों का एक नया दौर शुरू हो गया था। मेरी वालिदा और बहनों ने रिवायती रस्मों के नाम पर इसे काफी देर तक हाल और सह में घेर कर रखा था। कभी दूध पिलाने की रस्म हो रही थी, कभी मुंह दिखाई की बातें चल रही थीं और घर की ख्वातीन शमीला के गिर्द घेरा बनाकर बैठी हुई थी। मैं अपने दोस्तों के साथ बाहर खड़ा था लेकिन मेरा ध्यान बाहर से अंदर की तरफ जा रहा था। काफी देर तक ये सिलसिला चलता रहा और फिर मेरी बहनों ने इसे सब रस्मों से फारिग करके मेरे कमरे में पहुंचा दिया जहां बेड पर वो घूंघट निकाले बैठ गई थी। अब मेरे अंदर की बेचैनी उरूज पर थी। मैं चाहता था कि जल्दी से कमरे में जाऊं लेकिन मेरे दोस्त मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहे थे। वो सब अब भी सह में जमा थे और मुझे बार बार छेड़ रहे थे। साजिद और बाकी लड़कों ने मुझे घेर रखा था और वो हंसते हुए कह रहे थे, भाई इतनी जल्दी क्या है, जिंदगी पूरी पड़ी है, आज की रात तो हमें लेने दो। उनका ये हंसी मुजा और छेड़ छाड़ खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था और मैं दिल ही दिल में तड़प रहा था कि कब ये सब यहाँ से जाएं और मैं अपने ख्वाबों की नगरी यानी अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर कि अपनी नई जिंदगी का आगाज करूं। बड़ी मुश्किल से मैंने अपने दोस्तों से जान छुड़ाई। वो सब मुझे किसी भी कीमत पर कमरे की तरफ जाने नहीं दे रहे थे और मुसलसल हंसी मुज़ाक का सिलसिला जारी था। लेकिन मैंने बिलाखिर उनकी मिन्नत समाजत करके और उन्हें बाहर ही छोड़कर अपने कदम कमरे की तरफ बढ़ाए और फिर जब मैं कमरे में दाखिल हुआ तो दुल्हन बनी शमीला को देखकर मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गईं। वो इस वक्त बहुत हुसैन लग रही थी। इसके सुर्ख अरूसी लिबास की चमक और उसके पूरे वजूद से उठने वाली खुशबू ने पूरे कमरे को एक ख्वाबनाक माहौल में बदल दिया था। वो बेड के बिल्कुल दरमियान में घूंघट निकाले इंतहाई खामोशी से बैठी थी। इसका ये अंदाज मेरी सोच के ऐन मुताबिक था।
मेरे दिल की धड़कनें इस कदर तेज हो रही थीं कि मुझे अपने सीने में उनकी आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी, और सबसे बढ़कर ये कि अब वो मेरी मुहर्रम थी, मेरी शरीक हयात बन चुकी थी, और इस एहसास ने मेरे अंदर एक अजीब सा फ़ख्र और सुकून पैदा कर दिया था। मैं दरवाजे के पास खड़ा चंद सेकंड के लिए इसे बस देखता ही रह गया। फिर जैसे ही मैं इसके करीब जाकर बैठा, इसने खुद ही अपना घूंघट पलट दिया और मुस्कराकर मुझे सलाम करते हुए मेरी खैरियत पूछने लगी। इसके इस अंदाज ने मुझे चौंका कर रख दिया था, क्योंकि मैं तो अपने दिल में ये सोच कर आया था कि वो शर्म और खौफ से कांप रही होगी और मुझे घूंघट उठाने के लिए बहुत हिम्मत करनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ तो सूरत-ए-हाल बिल्कुल उलट थी। थोड़ी देर पहले तक मैं जो कुछ सोच रहा था वो सब एक लम्हे के लिए जैसे खत्म हो गया था। मेरे ज़हन में दोस्तों की बातें और वालिदा की कही हुई तमाम बातें घूम गईं जो शमीला को शर्म और हया का पैकर कह रही थी। मैं हैरत से इसके चेहरे को देख रहा था जो एक गहरी मुस्कुराहट लिए बिल्कुल मेरे सामने था। इसके चेहरे पर किसी किस्म की कोई जेजे का आडर का नाम और निशान तक नहीं था, बल्कि इसने बगैर किसी हिचकिचाहट के मेरा हाथ थाम लिया और कहने लगी, अब तो बहुत थक गए होंगे, सुबह से भाग दौड़ कर रहे हैं। इसका मेरा हाथ पकड़ना और इतने पुरतमाद तरीके से मुझसे बात करना मेरे दिल के अंदर एक अजीब सा वसवसा पैदा कर गया। मैं बिल्कुल मुंजमद होकर रह गया और मेरे मुंह से एक लफ्ज़ भी नहीं निकल पा रहा था। मैं बस मुसलसल इसकी आंखों में देख रहा था, जहां शर्म के बजाय एक अजीब सी बेबाकी और पुरतमादी झलक रही थी जो हमारी रवायात के बिल्कुल खिलाफ थी। फिर वो खुद ही बिस्तर से उठी और कहने लगी कि जोड़ा बहुत भारी है, मुझसे मजीद बैठा नहीं जा रहा। मैं लिबास तब्दील करके आती हूँ, आप यहाँ बैठे रहे। इसका ये अंदाज और इतनी जल्दी बिस्तर से उठकर खुद ही लिबास तब्दील करने का फैसला मेरे लिए बिल्कुल गैर मुतवक्के था। इसने मुझसे इजाज़त मांगने आ मेरी मर्जी जाने की कोई कोशिश नहीं की, बल्कि अपनी मर्जी से सब कुछ तय कर लिया। फिर वो तेजी से वाशरूम में गई और मैं वहीं बेड पर बैठा हैरत और सदमे के मिले जले जज्बात के साथ कमरे की दीवारों को देखने लगा। मेरे ज़हन में बार बार ये सवाल उठ रहा था कि एक रिवायती और शर्मीली लड़की शादी की पहली रात इतनी जल्दी और इतनी आसानी से सब कुछ खुद कैसे कर सकती है। और जब वो वापस आई तो इसने एक ऐसा लिबास पहन रखा था कि लम्हा भर के लिए मेरी सांसें रुक गईं। वो लिबास किसी भी तरह एक नई नवीली मशरक़ी दुल्हन का नहीं लग रहा था। इस लिबास की बनावट और उसका अंदाज इतना ज्यादा खुला और बेबाक था कि मेरा पूरा जिस्म गुस्से और हैरत से कांपने लगा। मैंने सोचा भी नहीं था कि वो बेबाकी की हुदूद को इस तरह छू जाएगी। इसके चेहरे पर अब भी वही पुरतमाद मुस्कुराहट थी, जैसे वो कोई बहुत आम सा काम करके आई हो। इसके इस रूप ने मेरे दिल में मौजूद शमीला के इस पाकीज़ा और शर्मीले तसव्वुर को एक ही पिल में मालिया मैट कर दिया जो मेरी वालिदा और मेरी खाला ने मेरे ज़हन में बिठाया था। मैं इसे देखता रहा और मेरे अंदर वसवसों का एक नया तूफान खड़ा हो गया कि आखिर ये किस माहौल से ताल्लुक़ रखती है। वो मुस्कराती हुई मेरे सामने बैठ गई और पूछने लगी, मैं कैसी लग रही हूँ। मेरे पास इस सवाल का कोई जवाब ही नहीं बचा था, क्योंकि मेरे अंदर गुस्से और हैरत की एक ऐसी लहर दौड़ चुकी थी जिसने मेरी जुबान को बिल्कुल बंद कर दिया था। इसके चेहरे की वो पुरतमाद हंसी इस वक्त मुझे अंदर ही अंदर चुभती हुई महसूस हो रही थी। फिर वो खुद ही हाथ आगे बढ़ाकर कहने लगी, अब मुन्ह दिखाई का तोहफा तो दे दे। इसका इस तरह खुद ही तोहफे का तकाजा करना मेरे रिवायती ज़हन के लिए एक और बड़ा झटका था। मैंने बड़ी मुश्किल से अपनी जेब से सोने की वो चीन वाली डिबिया निकाली जो मैंने इसके लिए बहुत अरमानों से खरीदी थी। इसने वो डिबिया मेरे हाथ से पकड़ी, इसे खोल कर देखा और चीन देखकर बेहद खुश हुई। इसकी आंखों में चमक साफ नजर आ रही थी और फिर वो कहने लगी, इसे आप खुद अपने हाथों से पहना दें। ये कहते हुए वो खुद ही मेरे बिल्कुल करीब आ गई थी। इसकी इस हरकत पर मेरे पसीने छूट गए थे। वो मेरे इतने करीब हो गई थी कि इसका ये अंदाज मुझे शदीद उलझन और वसवसों में मुब्तला कर रहा था। मैंने आहिस्ता से वो चीन इसके गिले में पहनाने की कोशिश की तो इसने इसी लम्हे एक ऐसी बेहुदा हरकत की कि मेरे होश उड़ गए। इसका वो अंदाज और उसकी वो हरकत किसी भी तरह एक शरीफ और हयादार लड़की की नहीं हो सकती थी। मेरी गैरत और मर्दांगी को जैसे एक शदीद झटका लगा था। मैं अपने जज्बात पर काबू ना रख सका और मैंने इसे जोर से धक्का देकर एकदम पीछे हटाया और बेड से खड़ा हो गया। मेरा पूरा जिस्म गुस्से से कांप रहा था और दिल में इसके किरदार को लेकर नफरत की एक आग जल उठी थी। मैंने गुस्से से भरी एक नज़र इस पर डाली जो बेड पर गिरी हैरत से मुझे देख रही थी। मैं एक पिल भी वहां रुके बगैर तेजी से कमरे से बाहर निकल गया। बाहर की ठंडी हवा ने जब मेरे चेहरे को छुआ तो मुझे लगा मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा अरमान एक ही रात में खाक में मिल चुका है।
सारे घर वाले दिन भर की शदीद थकन की वजह से अपने अपने कमरों में बंद थे और पूरा घर गहरी नींद की वादी में जा चुका था। हर तरफ एक अजीब सा सन्नाटा फैला हुआ था। मैंने इस मौका का फायदा उठाया और अपने गुस्से और बेचैनी को छुपाने के लिए चुपके से छत पर चला गया था। वहां इस वक्त बिल्कुल तन्हाई थी। मैंने अपनी कीमती शेरवानी उतारी और इसे वहीं छत पर पड़ी एक पुरानी चारपाई पर डाल दिया और खुद दूसरी चारपाई पर सीधा होकर लेट गया। मैंने अपने दोनों हाथ सर के नीचे रखे हुए थे और गहरी गहरी सांसें ले रहा था ताकि अपने दिल के जोश और गुस्से को किसी तरह कम कर सकूं। मेरी नज़रें आसमान पर जिमी हुई थीं जहां सितारे चमक रहे थे, लेकिन मेरे दिल का सुकून बिल्कुल बर्बाद हो चुका था। रात का मौसम बहुत ठंडा होने के बावजूद भी मेरा पूरा वजूद पसीने से शराबूर हो रहा था। मेरे अंदर जैसे कोई आग जल रही थी जो मुझे अंदर ही अंदर झुलसा रही थी। इस तन्हाई में मेरी आंखों के सामने यूनिवर्सिटी की वो सारी लड़कियां एक एक करके नाच रही थीं जिन्हें मैं हमेशा से बेहुदा और बेशर्म समझा करता था, जिनके लिबास और बोलने के तरीके को देखकर मैं हमेशा अपना मुंह फेर लेता था। मुझे लगता था ये पढ़ी लिखी मॉडर्न लड़कियां अपने घरों से बिल्कुल आज़ाद हैं, उन पर उनके वालिदैन की कोई रोक टोक नहीं है और वो अपनी मर्जी की मालिक है, इसलिए वो मर्दों के सामने ऐसी बेबाक हरकतें करती है। उनके पास ना तो कोई शर्म है और ना ही हया का कोई पास है। लेकिन मेरी बीवी शमीला तो एक बहुत ही अच्छे और रिवायती घराने से ताल्लुक़ रखती थी। मेरी खाला का बार बार कहना था कि इसके वालिद भी बहुत नेक और शरीफ हैं और उसकी वालिदा भी इंतहाई दीनदार खातून है जिन्होंने अपनी बेटी की तरबियत बहुत ही सख्त और रिवायती माहौल में की है। तो फिर वो शादी की पहली ही रात एक अजनबी मर्द के साथ ऐसी हरकत कैसे कर सकती थी? वो इतनी बेबाक और पुरतमाद कैसे हो सकती थी कि इसे अपने शौहर के सामने शर्म का 1% भी एहसास ना हो? ये सवाल मेरे ज़हन में बार बार हथौड़े की तरह बज रहा था और जब मैं इसके बारे में सोचता तो मेरे पसीने और ज़्यादा छूट रहे थे। मुझे लग रहा था कि जैसे मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। एक नेक और शरीफ खानदान का लिबादा ओढ़कर मेरे सामने एक ऐसी लड़की को ला खड़ा किया गया है जिसका किरदार पाकीज़ा नहीं हो सकता। मैं पूरी रात इसी छत पर सितारों को देखते हुए तड़पता रहा। गुस्से की लहरें मेरे पूरे वजूद को अपनी लपेट में लेती रहीं। अब मेरे दिल में इसके लिए मोहब्बत की जगह सिर्फ और सिर्फ नफरत और शक ने ले ली थी, जिसने मेरी जिंदगी की सबसे पहली और खूबसूरत रात को एक खौफनाक ख्वाब में तब्दील कर दिया था। मैं ऐसी शदीद परेशानी और ज़हनी उलझन की हालत में चारपाई पर तड़प रहा था कि मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। मेरे दिल की बेचैनी इस हद तक बढ़ चुकी थी कि अब तन्हा इस बोझ को उठाना मेरे लिए नामुमकिन हो रहा था। मुझे इस वक्त किसी ऐसे मुखलिस इंसान की ज़रूरत थी जो मेरी इस हालत को समझ सके और मुझे इस दलदल से निकालने में मदद करे। मैंने घबराहट के आलम में अपनी शेरवानी की तरफ देखा जो दूसरी चारपाई पर पड़ी थी। मैंने तेज़ी से कदम बढ़ाया और शेरवानी की अंदरूनी जेब से अपना मोबाइल फ़ोन बाहर निकाला। स्क्रीन की तेज़ रोशनी ने इस अंधेरी रात में मेरी आंखों को चुंधिया दिया, लेकिन मेरा हाथ कांप रहा था। मैंने कांपते हुए हाथों से स्क्रीन लॉक खोली और कॉन्टैक्ट लिस्ट में जाकर साजिद को फ़ोन लगा दिया। साजिद सिर्फ मेरा दोस्त नहीं बल्कि मेरे हर अच्छे बुरे वक्त का साथी था और मैं इससे अपने दिल की कोई बात नहीं छुपाता था। रात के इस पहर किसी को फ़ोन करना मुनासिब तो नहीं था, लेकिन इस वक्त मेरी अक्ल पर पर्दा पड़ चुका था और मैंने साजिद को फ़ोन मिला दिया। मोबाइल पर बैल बजने लगी और हर एक बैल के साथ मेरी धड़कनें तेज़ हो रही थी। मुझे लग रहा था कि अगर साजिद ने फ़ोन ना उठाया तो मैं पागल हो जाऊंगा। खुशकिस्मती से चौथी बैल पर साजिद ने फ़ोन उठा लिया। इसकी आवाज़ से साफ जाहिर हो रहा था कि वो गहरी नींद में था। इसने बहुत ही भारी आवाज़ में कहा, हेलो यार, खैरियत तो है? इतनी रात को फ़ोन क्यों किया? अभी तो चंद घंटे पहले मैं तुम्हारी शादी की महफिल से लूटा हूं। सब खैरियत तो है ना? इसकी आवाज़ सुनकर मेरे हल्क में जैसे अल्फाज फंस गए। मैंने गहरा सांस लिया और बहुत ही धीमी और लड़खड़ाती हुई आवाज़ में कहा, साजिद, आज मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूं। मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया है। मेरी आवाज़ सुनकर साजिद की नींद एक पिल में गायब हो गई। वो बेड पर सीधा होकर बैठ गया और परेशानी से पूछने लगा, यार तुम क्या कह रहे हो? खिलकर बताओ, किया हुआ है? भाभी तो ठीक है ना? मैंने अपने आंसू और गुस्से को जब्त करते हुए कहा, साजिद, वो लड़की वैसी बिल्कुल नहीं जैसी मेरी वालिदा और खाला कह रही थीं। वो लड़की बिल्कुल भी शर्म व हया वाली नहीं, उसके दिल में हया नाम की
कोई चीज़ है ही नहीं, वो तो बहुत ही अजीब व गरीब है। जब मैंने अपने कमरे में कदम रखा तो इसने खुद ही अपना घूंघट उलट दिया और इतने पुरतमाद तरीके से मुझसे बातें करने लगी जैसे वो मुझे बरसों से जानती हो। फिर इसने जो लिबास पहना और जो हरकत मेरे साथ की, मैं तुम्हें जुबान से बयान नहीं कर सकता। वो किसी भी तरह एक शरीफ और अच्छे घराने की लड़की नहीं लग रही। साजिद यार, मेरे पसीने छूट गए हैं। मैं इसलिए कमरे से भागकर छत पर आ गया। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मेरी ये सारी बातें सुनकर फोन की दूसरी तरफ बिल्कुल खामोशी छा गई। साजिद जैसे किसी गहरी सोच में डूब गया था। काफी देर तक जब इसने कुछ न कहा तो मैंने बेसब्री से पूछा, यार तुम कुछ बोलते क्यों नहीं हो? तब साजिद ने एक लंबा सांस लिया और बहुत ही संजीदा और धीमी आवाज में कहने लगा, यार अगर मैं तुम्हें सच बताऊं तो जब तुम शादी हाल में स्टेज पर बैठे थे और मैं बाहर मेहमानों की तरफ था तो मुझे भी ऐसा लगा कि मैंने भाभी को कहीं देखा है। उनका चेहरा मुझे बहुत जाना पहचाना लग रहा था, लेकिन इस वक्त शादी का माहौल था इसलिए मैंने ज्यादा गौर नहीं किया। लेकिन अब जो बातें तुम मुझे बता रहे हो इससे मेरे दिल का शक भी यकीन में बदल रहा है। इसने अपनी आवाज को मजीद धीमा किया जैसे वो कोई बहुत बड़ा राज मुझसे शेयर कर रहा हो और कहने लगा, यार शादी हाल में जब बारात अंदर चली गई थी तो बाहर कुछ लड़के खड़े थे। वहां कुछ खा पी रहे थे और सिगरेट के किश लगा रहे थे। मैं इत्तेफाकना उनके पास से गुजरा तो उन्होंने भाभी का नाम लेकर बहुत बुरी तरह हंसी मजाक किया। वो सब आपस में तालियां बजा रहे थे और कह रहे थे, चुल्लू यार अब इसकी भी शादी हो गई, अब हमें कोई नई लड़की ढूंढनी पड़ेगी। उनका वो अंदाज और भाभी का नाम लेकर इस तरह कहे लगाना मुझे इस वक्त बहुत बुरा लगा था। लेकिन मैंने सोचा शायद मुझे कोई गलत फहमी हुई है, अब वो किसी और लड़की की बात कर रहे हैं। लेकिन यार अब तुम्हारी बातें सुनकर मुझे पक्का यकीन हो गया कि वो लड़के शमीला की ही बात कर रहे थे। साजिद ने एक लम्हे का वक्फा लिया और फिर बहुत ही अफसोसनाक लहजे में कहने लगा, मुझे लग रहा है कि भाभी के बारे में तुम्हारे घर वालों ने सही से मालूमात नहीं ली। तुम्हारी वालिदा और खाला ने सिर्फ उनके खानदान की शराफत देखी और लड़की के ज़ाहिरी रूप पर भरोसा कर लिया, लेकिन उन्होंने लड़की के माजी के बारे में कोई तहकीक नहीं की, जिसका नतीजा आज तुम्हारे सामने है। वो लड़की वाकई बदकिरदार और आज़ाद ख्याल लग रही है। साजिद की ये बातें मेरे दिल पर तीर की तरह लग रही थीं और मेरा पूरा वजूद अब गुस्से और नफरत की आग में जलने लगा था। मेरा वो शक जो कुछ देर पहले एक नादानी की उम्मीद में बदल रहा था, अब साजिद की इस गवाही के बाद मुकम्मल तौर पर एक खौफनाक सच बनकर मेरे सामने खड़ा हो चुका था। मुझे यकीन हो गया था कि शमीला एक मक्कार और बदकिरदार लड़की है जिसने मेरे पूरे खानदान को धोखे में रखा। जब मैं फजर की अजान के साथ छत की सीढ़ियां उतरकर नीचे आ रहा था तो मेरे कदमों में कोई ताकत नहीं थी। मेरा सर दर्द से फट रहा था और दिल के अंदर नफरत और गुस्से का एक तपता हुआ लावा उबल रहा था जो किसी भी वक्त बाहर निकलने को तैयार था। मैंने अपने कमरे के दरवाजे पर हाथ रखा तो मेरे हाथ कांप रहे थे। साजिद की कही हुई बातें मेरे कानों में पिघले हुए शीशे की तरह टपक रही थीं। वो लड़के शमीला का नाम लेकर हंस रहे थे। वो कह रहे थे, चुल्लू अब इसकी भी शादी हो गई। ये जुमले मेरे दिमाग के पर्दे पर हथौड़े की तरह बज रहे थे। मैंने दिल मजबूत करके दरवाजे का हैंडल घुमाया और अंदर दाखिल होकर कमरे के अंदर का मंजर देखकर मेरा तन बदन एक बार फिर आग में जल उठा। शमीला बेड पर चादर ओढ़े बहुत सुकून से सो रही थी। उसके चेहरे पर वही बेफिक्री और इत्मीनान था जिसने रात को मेरे होश उड़ा दिए थे। वो लिबास जो इसने रात को पहना था अब भी इसके वजूद पर मौजूद था और कमरे में फैली खुशबू अब मुझे किसी जहर की तरह कड़वी महसूस हो रही थी। मैंने गहरा सांस लिया और अपने मुक्के बेच लिए। मेरे दिल में आया कि मैं इसे इसी वक्त बाल पकड़कर बेड से नीचे गिरा दूं और उससे पूछूं कि तुमने मेरे मासूम घर वालों को किस तरह अपने फरेब के जाल में फंसाया। लेकिन बाहर सहन से वालिदा और बहनों की आवाजें आने लगी थीं। घर में मेहमान मौजूद थे और मैं खानदानी बदनामी के खौफ से अपने जज्बात को दबा गया। मैंने अलमारी से अपने आम कपड़े निकाले और गुस्ल खाने की तरफ बढ़ गया। मैंने आईने में अपना चेहरा देखा।